हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मृति आपका अपने YouTube चैनल टेक्नो आर्ट मेड इजी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के 20 क्वेश्चंस में हम विजुअल आर्ट के UGC नेट से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। जो नेट का एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और उसी की जो मेरे 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ है उसी में मेरा ये पहला क्वेश्चन है, शार्ली हेब्दो नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। तो शार्ली हेब्दो जो पत्रिका है ये है फ्रांस की एक व्यंग मैगज़ीन है। ठीक है, व्यंग मैगज़ीन है शार्ली हेब्दो। सबसे ज़्यादा विवाद में आई थी 2006 में, जब इस्लामी पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापने को लेकर चर्चा में आया था। फ्रांस से प्रकाशित होती है, 1970 में पहली बार प्रकाशित हुई थी, और इसके संपादक जेरॉर्ड बायर्ड शार्ली हेब्दो के वर्तमान प्रधान संपादक हैं। ठीक है, और जेरार्ड बायर्ड शार्ली हेब्दो के संपादक हैं। हेब्दो जो फ्रेंच उच्चारण होता है, फ्रेंच वर्ड चार्ली वीकली, एक फ्रांसीसी व्यंग साप्ताहिक पत्रिका है। ठीक है, तो इस टाइप से जो पेपर होता है नेट का विजुअल आर्ट का, उसमें इस टाइप से क्वेश्चंस पूछता है। तो शार्ली हेब्दो ये एक व्यंग मैगज़ीन है, कहाँ से प्रकाशित होती है, ये फ्रांस से प्रकाशित होती है। ठीक है, और इसके लिए अगर ऐसे भी पूछता है विवाद में क्यों आई थी, 2006 में इन्होंने इस्लामी पैगंबर मोहम्मद का एक कार्टून बनाया था, जिस वजह से विवाद में आ गई थी। नेक्स्ट है, विलियम कैसलोन जाने जाते हैं। तो विलियम कैसलोन जिन्हें विलियम कैसलोन द एल्डर के नाम से जाना जाता है, ये अंग्रेजी टाइप फाउंडर थे। ठीक है, लंदन में विलियम कैसलोन द्वारा डिज़ाइन किए गए सेरिफ टाइप फेस को कैसलोन नाम दिया गया। ठीक है, सेरिफ टाइप फेस किस में आता है, ये ओल्ड स्टाइल में आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ओल्ड स्टाइल। तो विलियम कैसलोन क्या है, ये एक टाइप फाउंडर है। अब इस टाइप से आता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम दिया होता है और उससे रिलेटेड पूछता है कि ये किससे संबंधित है, या राइटर हैं, टाइप राइटर हैं, और एडवर्टीजमेंट फील्ड से संबंधित हैं, मूर्तिकार हैं। तो इस प्रकार से हम अलग अलग आर्टिस्ट के बारे में देखेंगे। विलियम कैसलोन क्या है, विलियम कैसलोन एक टाइप फाउंडर है जिन्होंने सेरिफ टाइप फेस की को कैसलोन नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में सोलराइजेशन टेक्निक क्या होती है। फोटोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो फोटोग्राफी में जब नकारात्मक या फोटोग्राफिक प्रिंट पर रिकॉर्ड की गई छवि पूरी तरह या आंशिक रूप से टोन में उलट जाती है, तो उसको बोलते हैं सोलराइजेशन टेक्निक। ठीक है, अंधेरे क्षेत्र हल्के दिखाई देते हैं या हल्के क्षेत्र अंधेरे दिखाई देते हैं। मीन्स जब हम पिक्चर फोटोग्राफी होती है तो उसमें जो लाइट एरिया होता है वो बहुत हल्का, या हल्का जो एरिया होता है वो बहुत अंधेरे में दिखाई देता है। 1920 में सर्वप्रथम इसकी तकनीकी का उपयोग मन रे, ठीक है, आर्टिस्ट मन रे ने किया था। उन्होंने अक्सर महिला यानी न्यूड फीमेल की तस्वीरों के लिए इस टेक्निक का प्रयोग किया। ये देखिए, न्यूड विथ शैडो सोलराइज टेक्निक से बनाया है 1927 में। तो इस तरीके की ये टेक्निक है फोटोग्राफी की, और इसकी स्टार्टिंग किसने की थी, मन रे ने 1920 में की थी। नेक्स्ट है, मकेट क्या है, मैक्वेट या मैकेट क्या है। एक मैक्वेट, जिसे बोजेंटो या मॉडलों के रूप में भी जाना जाता है, एक पूर्ण आकार की मूर्ति कला के लिए प्रारंभिक अध्ययन के रूप में बनाई गई त्रिआयामी वस्तु है। ठीक है, एक मॉडल के रूप में जब मूर्ति कला कोई मूर्ति बनाते हैं तो उसके प्रारंभिक अध्ययन के लिए, एक स्टडी के लिए एक हम त्रिआयामी रूप बनाते हैं, उसको मकेट या मैक्वेट बोलते हैं। अब क्या है, कलाकार आकृतियों और अलंकारिक पोज का परीक्षण करने के साथ साथ संरक्षकों को संभावित डिज़ाइन दिखाने के लिए भी मैक्वेट्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, एक तरीके से ये मॉडल के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, और ये मूर्ति कला में प्रारंभिक अध्ययन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, द वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ। विलेंडॉर्फ का वीनस का समय काल कब है। विलेंडॉर्फ का वीनस न्यूड वुमेन लाइमस्टोन, ठीक है, ये न्यूड वुमेन स्कल्पचर लाइमस्टोन में है, 11.1 सेंटीमीटर लंबा या 4.4 इंच का है। चूना पत्थर लार गेरू वीनस की मूर्ति है, जिसका अनुमान लगभग 25,000, ये प्री हिस्टोरिक टाइम का है, साल पहले बनाया गया था। यह 7 अगस्त 1908 को जोहन वरेन या जोसेफ वेरम नामक एक कार्यकर्ता द्वारा पुरातत्वविदों जोसेफ जोम्बैथी, ह्यूगो ओबरमायर और जोसेफ बायर द्वारा लोअर ऑस्ट्रिया के गांव विलेंडार्फ के पास पुरापाषाण स्थल पर खुदाई के दौरान पाया गया था। ये देखिए,
ठीक है, ये है वीनस। तो इसका क्या नाम है, विलेंडॉर्फ का वीनस या वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ। ठीक है, न्यूड वुमेन है, लाइम किस पत्थर पे बनी है, चूना पत्थर से, और अगर नाप आता तो 11.1 का 25,000 साल पहले बनाया गया था। और अगर पूछते हैं कि किसने खोजा था, तो पुरातत्वविदों जोसेफ जोम्बैथी, हुगो ओबरमायर और जोसेफ वायर द्वारा। ठीक है, कहाँ पे, लोअर ऑस्ट्रिया के गांव विलेंडार्फ में, इसलिए इसको विलेंडार्फ की वीनस भी कहते हैं। नेक्स्ट है, बेसिलिका का प्रयोग किस युग में होता था। बेसिलिका शब्द एक इमारत के कार्य को मीटिंग हॉल के रूप में संदर्भित करता है। प्राचीन रोम में बेसिलिका कानूनी मामलों के लिए साइट और व्यापार लेन देन के लिए एक जगह थी। मीन्स जो आर्किटेक्चर होता था वेस्टर्न में और रोम आर्किटेक्चर, तो उसमें क्या कहते हैं, बेसिलिका कानूनी मामलों के लिए एक जगह होती थी, व्यापार लेन देन के लिए एक जगह होती थी। वास्तुकला की दृष्टि से एक बेसिलिका में आमतौर पर एक आयताकार आधार होता था जिसे स्तंभों द्वारा गलियारों में विभाजित किया जाता था। मीन्स एक राउंड आयताकार आधार हुआ, फिर उसके ऊपर स्तंभ अलग अलग पिलर दे के उसको गलियारों में डिवाइड किया जाता था, फिर ऊपर से एक छत से उसे ढका जाता था। बेसिलिका रोमन कैथोलिक और ग्रीक रूढ़िवादी चर्चों में चर्च की इमारतों को दिया जाने वाला सम्मान का एक विहित शीर्षक है। ठीक है, तो जो बेसिकली ग्रीक में और चर्च की जो इमारतों के ऊपर बनता था, मतलब इमारतों के नाम को दिया जाता था, सम्मान के रूप में शीर्षक दिया जाता था, जो या तो उनकी प्राचीनता से या एक प्रमुख संत, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना के साथ उनके जुड़ाव के कारण पूजा के अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के रूप में उनकी भूमिका से प्रतिष्ठित है। ठीक है, ये देखिए, ये होते हैं बेसिलिका। वेटिकन सिटी इटली में बहुत सारी बेसिलिका हैं, सेंट पीटर्स बेसिलिका, नोत्रे दोम पेरिस। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बेसिलिका ऑफ कॉन्स्टेंटाइन रोम, तो ये बेसिलिका होती है, देखिए आयताकार भवन है, उसके बाद इसको स्तंभों से विभाजित किया गया और ऊपर एक रूफ है। तो ये किस में होती है, तो ये अगर हम देखेंगे तो ये अगर स्टाइल पूछेंगे तो ये हमारे आर्किटेक्चर में होता है बेसिलिका। नेक्स्ट है 4P क्या है। 4P मीन्स प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के मार्केटिंग प्रोफेसर जेरोम मैकार्थी। ठीक है, जेरोम मैकार्थी, ये पूछा जाता है 4P की के लिए किसका नाम आता है, तो जेरोम मैकार्थी, जिन्होंने बोर्डन की पुस्तक में इन अवधारणाओं को डिस्क्राइब किया और 4PS का विचार बनाया, जो आज भी प्रयोग किया जाता है। 4P कई बार पूछा जाता है, तो उसमें इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। नेक्स्ट है द डिस्कोबोलस का समय काल क्या है। मायरन का डिस्कोबोलस डिस्कस थ्रोअक एक ग्रीक मूर्ति कला है। ठीक है, डिस्कोबोलस क्या है, एक ग्रीक मूर्ति शिल्प है जो शास्त्रीय काल की शुरुआत में लगभग 460 और 450 ईसा पूर्व में पूरी हुई थी। इसमें क्या है, मूर्तिकला में एक युवा पुरुष एथलीट को डिस्कस फेंकते हुए दिखाया गया। डिस्कोबोलस पूरी तरह से नग्न है, ये एक न्यूड फिगर है, ये देखिए। और ये किस काल का है, ग्रीक काल का। ग्रीक मूर्ति शिल्प बहुत ज़्यादा शास्त्रीय कला फेमस रही है और इसको बनाया था मायरन ने। ठीक है, डिस्कस थ्रोअर। नेक्स्ट है, देखिए ब्रॉन्ज में बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसे पूछता है किस मीडियम में, तो ये ब्रॉन्ज में बना हुआ है। किसने बनाया था, मायरन ने। नेक्स्ट, डेथ फॉर द आइडिया नामक लिथोग्राफ श्रृंखला किस कलाकार का है। तो प्रथम विश्व युद्ध की जो विभित्सा थी उससे संबंधित विषय वस्तु को अभिव्यंजनावादी कलाकार पॉल क्ली ने 1950 ईस्वी में बनाया था। यह श्रृंखला पेन और इंक से बनाई गई थी। ठीक है, इसमें मृत्यु की क्रूरता का चित्रण किया गया। ये देखिए पॉल क्ली ने बनाया और क्या है इसका टाइटल, डेथ फॉर द आइडिया। और ये क्या है, एक लिथो प्रिंट है। नेक्स्ट है, हेलेनिस्टिक काल से संबंधित गिगेंटोमेचिया है। गिगेंटोमेचिया है 160 ईसा पूर्व पर गमन की पहाड़ी पर स्थित सफ़ेद भवन का निर्माण किया गया। तो यहाँ पर एक 400 फीट लंबी और 7 फीट चौड़ी भित्ति पर स्वर्ग और पृथ्वी के योद्धाओं का संघर्ष दिखाया गया, जिन्हें जर्मन विद्वानों ने दैत्यों की भिड़ंत और इंग्लिश में अगर बोलते हैं तो गिगेंटोमेचिया कहा है। ये देखिए, ये इस पैनल पर बना हुआ है और ये कहाँ पर बना हुआ है, गमन की पहाड़ी पर। ठीक है, सफ़ेद भवन का निर्माण है, यहाँ पर ही 400 फीट लंबी और 7 फीट चौड़ी भित्ति पर इसमें स्वर्ग और पृथ्वी के योद्धाओं का संघर्ष दिखाया गया है। जर्मन विद्वानों ने इसे दैत्यों की भिड़ंत नाम दिया है। अगर इंग्लिश में आ जाता है तो भी कंफ्यूज नहीं होना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, गिगेंटोमेचिया।
नेक्स्ट है नाम जून पेइक कहाँ के कलाकार हैं। नाम जून पाइक ये कोरियाई अमेरिकी कलाकार थे। इन्होंने विभिन्न प्रकार के मीडिया में काम किया और इन्हें वीडियो कला का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, वीडियो आर्ट का इन्हें संस्थापक माना जाता है। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सुपर हाईवे शब्द के पहले प्रयोग का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, इन्हें दूर संचार के भविष्य का वर्णन करने के लिए, ये देखिए ये इनका काम है। ठीक है, कहाँ के थे ये? कोरियाई थे, कोरियाई मूल के, लेकिन कहाँ के? अमेरिकी कलाकार थे। अलग अलग मीडियम में इन्होंने काम किया, अनेक प्रकार के मीडियम में, बट इनका नाम किस लिए? क्योंकि ये वीडियो कला के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। तो नाम क्या था इनका? नाम जून पाइक। नेक्स्ट है व्हाट इज़ आर्ट, यह किसकी बुक है? तो लियो टॉल्स्टॉय की फेमस बुक है व्हाट इज़ आर्ट। टॉल्स्टॉय के अनुसार कला को एक ऐसी गतिविधि के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता जो सुंदरता पैदा करती है। कला संचार का एक साधन है। मीन्स केवल एक सुंदर चीज़ को ही कला का तक सीमित नहीं रखना है। कला का क्या होता है? कला का संचार का एक साधन माना जाता है और किसी भी अनुभव या मानवीय स्थिति के किसी भी पहलू की अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। और कला क्या होती है? एक किसी पर्टिकुलर वर्ग की नहीं होती, कला पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। व्हाट इज़ आर्ट किसकी है? ये है लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट है हिक्की गजट को और किस नाम से जानते हैं? हिक्की गजट को हम बंगाल गजट के नाम से जानते हैं। अगर हिक्की गजट आता है या बंगाल गजट आता है तो दोनों एक ही है। और ये क्या था? भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था और इसके प्रकाशक कौन थे? जेम्स ऑगस्ट हिक्की। ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, एक साप्ताहिक पत्रिका थी और कब से प्रकाशित? 1779 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है टीच इंडिया कैंपेन की शुरुआत किस वर्ष हुई और किस समाचार पत्र के द्वारा हुई थी? ये इंपॉर्टेंट है, ये मैचिंग में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो टीच इंडिया कैंपेन 2009 से इसकी शुरुआत हुई थी। ये एक संस्था है गवर्नमेंट की। इसमें क्या है? टीच इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया की सामाजिक पहल थी जो शिक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को और ऐसे लोगों को एक साथ लाती थी जो पढ़ाने में थोड़ा समय दे सकते। मीन्स जो लोग अपनी इच्छा से पढ़ाने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते थे। यह एक सरल सिद्धांत पर आधारित है। यदि आप में पढ़ाने की इच्छा है तो हम आपको उन बच्चों के संपर्क में रखेंगे जो सीखने के इच्छुक हैं। ठीक है, ये इनकी अवधारणा थी टीच फॉर इंडिया की और इसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों से शुरू किया गया। तो टीच फॉर इंडिया एक गवर्नमेंट का भी कैंप है टीच, और शुरुआत किससे हुई थी? इसकी टाइम्स ऑफ इंडिया से। ठीक है, इनकी सामाजिक पहल थी। ये एनजीओ है एक। नेक्स्ट है कॉपीराइट एक्ट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी आया है कोपीराइट एक्ट। तो कॉपीराइट एक्ट की शुरुआत हुई थी 1957 से। 1957 से इस एक्ट की शुरुआत हुई थी। इसमें क्या है कि एक कोई भी जो कॉपीराइट क्या होता है? एक साहित्यिक, कोई नाटकीय, संगीत और कलात्मक कार्यों के जो रचनाकारों और छायांकन, फिल्मों और ध्वनि रिकॉर्डिंग के निर्माताओं को कानून द्वारा दिया गया एक अधिकार है। ठीक है, कॉपीराइट कानून के तहत प्रदान की गई सुरक्षा का दायरा और अवधि अलग अलग टाइम पे या उसके काम के अकॉर्डिंग भी बदलती रहती है। मीन्स अगर कोई चीज़ कोई पेटेंट करा लेता है कि ये हाँ इनका है तो वो उस पर उसका कॉपीराइट हो जाता है। तो उसकी वो जैसे म्यूज़िक है तो उसकी कोई पर्टिकुलर उसकी कोई धुन है जो उसने खुद बनाई है किसी व्यक्ति ने, या नाटक है उसने खुद लिखा है, तो उस पर उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। उस पर क्या है, उसके लिए उनसे अगर इस टाइप से कुछ क्राइम होता है तो उसके लिए कॉपीराइट एक्ट बना दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है रिगिंग से आप क्या समझते हैं? तो रिगिंग किस में होती है? इस टाइप के टर्मिनोलॉजी हमें बहुत पढ़ने हैं कि एनिमेशन में किस किस टर्म कौन कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है। अब क्या है कि विजुअल आर्ट का जो नेट का पेपर है वो तो बहुत वाइड है, उसमें हर तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम देखेंगे कंप्यूटर एनिमेशन की एक टेक्निक है। रिगिंग क्या होती है? कंप्यूटर एनिमेशन की तकनीक है। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो चरित्र होता है उसको दो भागों में दर्शाया जाता है। एक सतह का प्रतिनिधित्व चरित्र और को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इंटरकनेक्टेड भागों का एक पदानुक्रमित सेट चेतन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आभासी आर्मेचर। अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए टी पोज, उसके बाद रिगिंग,
फिर स्किन, फिर इसके बाद ये आता है एनिमेशन। मीन्स एनिमेशन जो पिक्चर हम देखते हैं उसके पीछे का ये पूरा प्रोसेस है, जिसमें रिगिंग क्या, उसकी बोन्स, स्कल्प, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ये हो गया इस जिसमें ये बोन्स और लाइनिंग से ये दिखाया गया है, तो ये इसको बोलते हैं हम रिगिंग। ठीक है, तो रिगिंग किसका है, ये होता है एनिमेशन की टेक्निक होती है। जब हम कैरेक्टर कोई दिखाते हैं तो उसको दो भागों में दर्शाया जाता है। पहला तो एक सतही मीन्स अंदर का जो पार्ट हो गया, ठीक है, और दूसरा जो ऊपरी जिसको देख के लोग आकर्षित होते हैं। तो जो ये सारे जो पार्ट में जब डिवाइड होता है तो ये आपस में सब इंटरकनेक्ट होते हैं, और उसके बाद जाके एक चेतन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक आभासी आर्मेचर, तो उसको बोलते हैं हम रिगिंग। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट स्पीड पेंटिंग किस कलाकार की है। एब्स्ट्रैक्ट स्पीड पेंटिंग है हमारी भविष्यवादी चित्रकार जियाकोमो बल्ला की। ठीक है, जियाकोमो बल्ला की पेंटिंग है जो 1913-14 में बनाई गई थी। और इन्होंने, क्योंकि गति से संबंधित है तो भविष्यवादी, तो इन्होंने गति के कई तरीके से प्रयोग किया और उसके बाद उन्होंने उसी प्रयोगों में से उन्होंने ये पेंटिंग बनाई। ये देखिए एब्स्ट्रैक्ट स्पीड पेंटिंग, भविष्यवादी कलाकार जियाकोमो बल्ला। नेक्स्ट है सोप ओपेरा क्या है। सोप ओपेरा एक रेडियो या टेलीविज़न धारावाहिक है जो विशेष रूप से घरेलू परिस्थितियों से निपटता है और अक्सर मेलोड्रामा कलाकारों की टुकड़ी और भावुकता की विशेषता इसमें होती है। शब्द सोप ओपेरा मूल रूप से साबुन निर्माताओं द्वारा प्रायोजित रेडियो नाटकों से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो ये सोप ओपेरा क्या होता है, जो रेडियो और टेलीविज़न में जो धारावाहिक दिखाए जाते हैं डेली, उसके जो घरेलू परिस्थितियों से संबंधित होते हैं, उसमें अक्सर ड्रामा और फैमिली सबसे रिलेटेड चीज़ें होती, तो उन सब की उस टाइप के जो सीरियल की कैटेगरी उसको बोलते हैं सोप ओपेरा। नेक्स्ट है प्राइम टाइम से क्या समझते हैं। तो प्राइम टाइम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है कि प्राइम टाइम क्या होता है, प्राइम टाइम से आप क्या समझते हो। डे टाइम टेलीविज़न होता है 10 to 7 PM, फ्रिंज टाइम होता है 7 PM और प्राइम टाइम होता है 7 to 11 PM। ठीक है, तो ये में भी थोड़ा बहुत अगर कहीं आप देखोगे इंटरनेट में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट प्राइम टाइम मोस्टली क्या माना जाता है 7 to 11 PM का। वो एक प्राइम टाइम इसलिए माना जाता है क्योंकि उस अवधि में, उस टाइम पीरियड में किसी भी मतलब टेलीविज़न या रेडियो में दर्शक सबसे ज़्यादा होते हैं। उस समय लोग फ्री हो जाते हैं क्योंकि लोग ऑफिसों से अपने घर आ जाते हैं, सब लोग एक जगह मतलब अपने घर में आ जाते हैं मोस्टली लोग काम वाम करके। तो जब वो टाइम होता है 7 से 11 का बीच का, तो मोस्टली लोग टीवी या जो रेडियो होता है उससे अट्रैक्ट होते हैं और उस पर अपना टाइम देते हैं। तो वो जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं हम प्राइम टाइम। उसी में ही देखिए आप न्यूज़ वगैरह और जो जितने भी सीरियल्स वगैरह होते हैं वो सारे उसी टाइम पीरियड में आते हैं। तो 7 PM से 11 PM का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं प्राइम टाइम। डे टाइम क्या होता है 11 to 7 PM। उसी के बीच में अगर कभी पूछ लेता है फ्रिंज टाइम, तो फ्रिंज टाइम होता है हमारा 7 PM। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यही है ना, वह समय अवधि जब टेलीविज़न या रेडियो दर्शक भी सबसे बड़े होते हैं, प्राइम टाइम में दिखाया जाने वाला टेलीविज़न शो। नेक्स्ट है जूलियस शेरेट प्रसिद्ध हैं। तो जूल्स शेरेट एक फ्रांसीसी चित्रकार और लिथोग्राफर थे जो बेले एपोक पोस्टर कला के उस्ताद बन गए। उन्हें आधुनिक पोस्टर का जनक कहा गया। तो आधुनिक पोस्टर का जनक किसे कहा गया, जूल्स शेरेट। इनके पोस्टर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहे, और किस टाइप के, बेले एपोक पोस्टर के। तो फ्रेंड्स आज के मेरे ये 20 क्वेश्चंस पूरे हुए। मैंने नेट से रिलेटेड और भी जो वीडियोस बनाए हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसमें भी मैंने 20 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ रखी है उसमें भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अब जो नेट का पेपर होता है वो बहुत ही उसमें बड़ा सिलेबस है। उसमें अलग अलग टेक्निक्स भी पूछता है, मीडियम्स भी पूछता है, विजुअल आर्ट का हर एरिया कवर्ड है उसमें अप्लाइड भी है, उसमें स्कल्पचर भी है, उसमें पेंटिंग भी है, उसमें ग्राफिक भी है, तो मल्टीमीडिया भी है, वीडियो इंस्टॉलेशन भी है। तो सारी ही चीज़ें उसमें कवर हैं, और उससे रिलेटेड जो भी मेन टेक्निक्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, और जो आर्टिस्ट हैं, क्योंकि उसमें वेस्टर्न आर्ट भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। आधुनिक कला से संबंधित जो वेस्टर्न मॉडर्न आर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट को हम नोट डाउन कर लेते हैं जो पिछले पेपरों में भी पूछा गया है। इनमें से किसी ना किसी से कुछ ना कुछ आया हुआ है,
तो ये सारी चीज़ों को ही देखते हुए मैंने ये जो सीरीज़ शुरू करी है, उसी में मैं 20 क्वेश्चंस नेट के बच्चों के लिए लाती हूँ। आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।